Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So as you all know that we were studying chapter number first of class 10th history, that is nationalism in Europe. So this is the part 2 of the video. If you haven't seen the part 1 of the chapter, I'll link it in the description below. So if you're excited for this video, please give this video a big thumbs up and subscribe my YouTube channel. So let's get this video started without further delay. So our topic is, what did liberal nationalism stand for? तो लिबरल नेशनलिज्म क्या है? लिबरल का मतलब होता है जो नई चेंजेस है, नए आइडियाज है, उन्हें एक्सेप्ट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। यानी अर्ली 19th सेंचुरी में जो यूरोप थे वो लिबरलिज्म के जो आइडियाज है उससे काफी अलाइड थे। सेकेंड पॉइंट है, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबरल मीनिंग फ्री। यानी जो लिबरलिज्म है वो लैटिन वर्ड यानी लैटिन रूट से डिराइव होता है, जिसे क्या कहते हैं, लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री। हाँ, लिबरलिज्म का ये भी मतलब होता है कि आप उन्हें इक्वालिटी ऑफ हर एक चीज़ की छूट दो कि जो उसकी मर्जी है वो आप कर सके, लिबरलिज्म। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। तो लिबरलिज्म उस फ्रीडम के लिए स्टैंड करता था जो हर इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए, और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी हर इंसान लॉ के बिफोर इक्वल है, चाहे वो मोनार्क हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो वेल्दी लैंडलॉर्ड हो या पुअर पीसेंट हो। तो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। यानी वो एम्फसाइज करता था कि जो गवर्नमेंट बने वो लोगों के कंसेंट से बने, लोगों के हाँ ना, लोगों की मर्जी से बने। फिफ्थ पॉइंट है, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो उसका बेसिक फॉर्म हो, जो उस कंट्री को गवर्न करे। उन्हें पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों के बेसिक राइट्स हैं। और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी जो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट के थ्रू। सिक्स पॉइंट है, द राइट टू लव, the right to vote, I'm so sorry, the right to vote and to get elected was generated exclusively to property owning men. तो जो right to vote और right to get elected यानी to fight for the elections उन्हीं लोगों को मिलता था उस टाइम पे जिनके पास प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी लेस लोगों को उस टाइम पे राइट टू वोट नहीं था और राइट टू गेट इलेक्टेड भी नहीं था। सेवन पॉइंट है, मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। यानी जितने भी मेन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थे और सारी की सारी वुमेन, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो चाहे नहीं हो, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थी उस टाइम पर। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थोड़ी नंबरिंग की मिस्टेक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स, या दो बार वुमेन आया, तो आई होप यू विल करेक्ट इट। तो वुमेन और जो नॉन प्रॉपर्टी मेन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने ऑपोजिशन मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए कि उन्हें भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए। एंड द abolition of the state imposed restrictions on the movement of goods and capitals। तो जो एबॉलिशन ऑफ द स्टेट हुआ था यानी जो स्टेट को अबॉलिजाइज हुआ था, उसने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए कि गुड्स और कैपिटल एक जगह से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड नहीं मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू नरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% of each of them। अब क्या था, अगर उस टाइम पे 1833 के टाइम पे अगर एक मर्चेंट को ट्रैवल करना है हैम्बर्ग से नरेमबर्ग से अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स से पास होना पड़ता था, जिसमें उसे हर एक बैरियर को 5% ड्यूटी देनी पड़ती थी। यानी अप्रोक्स 55% तो उसका वहीं कट जाता था, बच्चा 45% से। तो obstacles to income, economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movements of good people and capital। तो क्या था, जो ऑब्स्टिकल्स थे उस इकोनॉमिक चेंजेस के, क्योंकि 55% वहीं उनका ड्यूटी कट जाती थी, और जो न्यू कमर्शियल क्लासेस ग्रोथ हो रही थी उस टाइम पे जो प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी में था, तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि ऐसी यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाओ, एक पर्टिकुलर टेरिटरी बनाओ कि उसमें अनहिंडर्ड यानी कोई भी ऑब्स्टिकल्स ना हो, कोई भी रुकावट नहीं हो गुड्स के मूवमेंट में, पीपल के मूवमेंट में और कैपिटल यानी मनी के मूवमेंट में।
तो उस टाइम पे मतलब कि कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा, तो दैट वुड बी इजी फॉर द पीपल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. And the union abolished the tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. तो उसने जो यूनियन बना उसने अबॉलिश कर दिया जितने भी वो बेरियर्स थे, और उन्होंने नंबर ऑफ करेंसीज को 30 में से सिर्फ 2 में कर दिया. यानी 30 डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज थी उस पर्टिकुलर नेशन में, यानी उस टेरिटरी में, और उन्होंने उन सबको कैंसिल करके 2 करेंसीज बनाई थे. लेट्स प्रोसीड. नेक्स्ट टॉपिक इज अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1885. तो क्या हुआ 1885 के बाद? लेट्स सी. फर्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग द डिफेक्ट ऑफ नेपोलियन इन defeat, I mean sorry, यहाँ गलत है. defeat of Napoleon in 1815. I'm sorry. European governments were driven by a spirit of conservatism. तो क्या हुआ कि जब नेपोलियन डिफीट हुआ 1815 में, तो जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स है उन्हें लगा कि जो उस टाइम पे कन्वर्टिज्म है, आई एम सो सॉरी गाइस, कन्वर्टिज्म है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. यानी कन्वर्टिज्म है, जस्ट अ सेकेंड, दैट्स कंजर्वेटिज्म. हाँ, आई अंडरस्टूड कंजर्वेटिज्म. तो एक्चुअली कभी कभी हो जाता है, आई होप तुम्हारे साथ भी हुआ होगा. तो कंजर्वेटिज्म जो उस टाइम की जो कंजर्व, वो क्या कहता था कंजर्वेटिज्म, यानी कि उस टाइम पे जो भी चेंजेस हुए हैं कंजर्वेटिज्म प्रिवेंट करते थे. उन्हें हो सके उतना ज़्यादा वो चेंजेस को प्रिवेंट करते थे. तो जो मोस्ट कंजर्वेटिज्म थे वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वापस जो भी प्री रिवॉल्यूशनरीज डेज आए थे, जो वापस जैसे रिवॉल्यूशन हुए थे वो हो, वापस सोसाइटी में आए, वापस खून खराबा हो, ये सब. तो that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarch. तो अब जो ये मॉडर्नाइजेशन हुआ था वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे मोनार्क था, उसे वो ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकता था. A modern army, an effective Burian Casey, a dynamic economy, the abolition of federalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. तो जो मॉडर्न आर्मी है और जो डायनामिक इकोनॉमी है वो, और जो एबॉलिशन ऑफ फेडरलिज्म है, सेफडॉम है, वो वापस स्ट्रेंथन कर सकता था ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप, उन्हें वापस स्ट्रेंथन कर सकता था. 1815 में क्या हुआ, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर्स के, जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया में, उन्होंने who had collectively defeat Napoleon, उन्हें मिलकर नेपोलियन को डिफीट किया था 1815 में. आपको पता ही होगा at the War of Waterloo met at Vienna to draw up a settlement for Europe. तो उन्होंने क्या किया, एक यूरोप के लिए एक पर्टिकुलर सेटलमेंट होना चाहिए for the welfare of the people of Europe. तो उन्होंने वीना में मिले. वो वीना एक प्लेस है. तो जो दी बॉर्बन डायनेस्टी थी, आपने पढ़ा होगा पिछले साल जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच में उस टाइम पे जो लुइस 16 राजा था, लुइस 16 राजा था, वो बॉर्बन डायनेस्टी का ही था, which had been deposed during the French Revolution. यानी जो बॉर्बन डायनेस्टी है उसे हटा दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, was restored to power and France lost the territories it had annexed under Napoleon. तो क्या हुआ, बॉर्बन डायनेस्टी वापस से पावर में आई और उन्होंने उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज खो दी जो नेपोलियन ने उसके रूल के टाइम हथियाई थी. So German Confederation of 39 states that has been set up by Napoleon was left unchanged. तो उन्होंने क्या सोचा, जो जर्मन कन्फेडरेशन हुआ था नेपोलियन के द्वारा, उन्होंने सोचा दैट इज वेरी नाइस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो उन्होंने उस पर्टिकुलर कन्फेडरेशन को छेड़ा भी नहीं, उसे वैसा का वैसा छोड़ दिया. तो 8 पॉइंट है, ऑटोक्रेटिक डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. तो जो ऑटोक्रेटिक था, यानी जो एक हैंड में जो सारी पावर थी, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे कि उनको क्रिटिसाइज किया जाए या उन्हें नीचा दिखाया गया है. And sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government. और वो कभी-कभी ऐसी एक्टिविटीज करते थे जो क्वेश्चन करते थे क्या ये सही है उस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को करने में. So let's proceed. The next topic is the revolutionaries, I mean. So during the year following 1815, यानी जितने भी years 1815 के बाद, the fear of repression drove many liberals, nationalists and underground यानी उन्हें दबा दिया था. तो 1815 के बाद जितने भी years थे, तो फियर ऑफ रिप्रेशन था कि वो वापस आ जाएगा. जो भी मोनार्की उन्होंने इतनी अपोज करके हटाई, इतना स्ट्रगल से हटाई, तो वो दब गए थे कहीं ना कहीं. Revolutionary at this time
meant a commitment to oppose monarchical forms and to fight for liberty and freedom. तो उस टाइम की जो रिवॉल्यूशनरी थी उस टाइम की, उन्होंने एक कमिटमेंट किया, उन्होंने एक प्रॉमिस किया खुद से कि वो जो मोनार्कियल फॉर्म से उसे अपोज करेंगे और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करेंगे। तो यूसुफ मजीनी वहाँ एक फेमस वो था, फिलोसफर था, वो जिनोआ में बॉर्न हुआ था 1807 में। He became a member of the secret society of the कार्बोनिया। तो वैसे तो मोनार्की अलाउ नहीं करती थी अपोजिशन पार्टीज और सोसाइटीज को फॉर्म करने में, तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। वो 1807 में बॉर्न हुआ था जो मजीनी फेमस फिलोसफर था, वो उसने ज्वाइन किया सीक्रेट सोसाइटी को जो कार्बोनेरी में बनी थी। एंड ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल यानी उस प्लेस को छोड़ के जाना, यानी मतलब कि इस टेरिटरी को आप इतने साल नहीं एंटर कर पाओगे। एग्जाइल यानी जैसे वनवास हुआ था राम जी को, उस टाइप से कि इस टेरिटरी में नहीं आ सकते। एंड ही वाज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 यानी उसको एग्जाइल में भेज दिया गया 1831 में फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लिगोरिया। लिगोरिया एक प्लेस है, उसमें एक रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट करने के लिए मोनार्की के खिलाफ, तो उसे एग्जाइल में भेज दिया गया। Mazzini believed that God had intended nations to be natural units of mankind. यानी मजीनी को लगता था कि जो भगवान है उन्होंने खुद ने नेशंस को नेचुरल यूनिट्स बनाई है मैनकाइंड। एंड द सीक्रेट सोसाइटीज वर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो सीक्रेट सोसाइटीज सेटअप हुई फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में। तो मेटरनिच डिस्क्राइब हिम एज, तो मेटरनिच खुद को ऐसे डिस्क्राइब करता था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ग्रुप्स। खुद को नहीं, आई मीन सॉरी, मजीनी को। मेटरनिच एक मोनार्की का ही पार्ट था, वो करता था कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर का, मजीनी। तो लेट्स मूव forward to the next topic, that is the age of revolution from 1830 to 1848. So our conservative regimes tried to consolidate their power. Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. तो एज जैसे कि जो कंजर्वेटिव रेजीम्स पॉपुलैरिटी में आई, उन्होंने अपनी पावर जमाई। जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म है वो रिवॉल्यूशन के साथ एसोसिएट हुए कि, और बहुत सारे रीजन्स ऑफ यूरोप में एसोसिएट हुए, जैसे इटालियन रीजन्स में, जर्मन स्टेट्स में, ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में। ऑटोमन एम्पायर उस टाइम का बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था, आयरलैंड और पोलैंड में। तो व्हेन दी फ्रांस सीजन्स, ये एक मैकेंजी जो भी था उस मोनार्की का, उसने रिमार्क किया कि व्हेन दी फ्रांस सीजन्स द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी फ्रांस इतना ज़्यादा पावरफुल था, इतना ज़्यादा इफेक्टिव था यूरोप में कि अगर फ्रांस को छींक आती तो सारा जितना भी यूरोप था उसे ठंड लग जाती। यानी ऐसा होता है कि छींक आती है तो एक ठंड का साइन होता है, वैसे ही अगर फ्रांस में कोई भी रिवॉल्यूशन होता तो पूरे यूरोप में फैल जाता। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across the Europe was the German War of Independence. तो जो I'm so sorry guys, I'm so sorry. So जो इवेंट था जो मोबिलाइज करता था नेशनलिस्ट फीलिंग्स एजुकेटेड यूरोप में, वो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादा मोबिलाइज हो गया। और जो ग्रीस हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो इतने पुराने टाइम से जो ग्रीस है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। एंड द ग्रीक्स लिविंग इन द एक्साइल and also from many West Europeans who had sympathies for the Asian Greek culture. तो जो ग्रीक से वो एग्जाइल में रहते थे, यानी जो भी वेस्ट यूरोपियंस के लिए जिनको सिंपथीज थी वो एग्जाइल में रहते थे। आई एम सो सॉरी, दैट वाज बाय मिस्टेक। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, the romantic imagination and national feeling. The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansions। यानी जो भी डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर पैदा हुई, वो सिर्फ वॉर्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू नहीं हुई। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशंस। यानी जो कल्चर है उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आइडिया ऑफ नेशन लाने में। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो जो भी आर्ट थी, पोएट्रीज थी, हिम्स थी, वो लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग्स लाने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच sought to develop a particular form of nationalist sentiments। यानी जो रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है
जिसने सॉर्ट किया यानी जिसने लिया उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को, उन एक्सप्रेसेस को. And the romantic artist and the poet generally criticize the glorification of reason and science and focus instead on emotions, institutions and mystical feelings. तो क्या होता, जो भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे, वो जनरली क्रिटिसाइज करते थे, मतलब ज्यादा महत्व नहीं देते थे साइंस को. इंस्टीड वो फोकस करते थे इमोशंस पर, फीलिंग्स पर, इंस्टीट्यूशंस पर, और जो भी मिस्टिकल्स यानी जो भी रिलीजनल फीलिंग्स थी उन पर फोकस करते थे. क्योंकि एज ए ह्यूमन बींग ज्यादा इमोशन से कनेक्टेड होते हैं उन साइंस से ज्यादा, तो इसीलिए वो उस पर फोकस करते थे. अदर रोमांटिक्स वर थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्रीज एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट्स ऑफ द नेशन. यानी जैसे फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक पोएट्री होती है, फोक डांसेस होते हैं, वो नेशनलिस्ट फीलिंग को दिखाते थे. नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस. तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो जो नेशनल फीलिंग्स है उन्हें अलाइव रखा गया म्यूजिक और लैंग्वेजेस के थ्रू. Karol Karpinski celebrated the national struggles through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. तो जो कैरोल कुर्सी था, कुरपिंस्की आई मीन, उन्होंने वो क्या करते थे, जो नेशनल स्ट्रगल्स थे उनको सेलिब्रेट करते थे अपने म्यूजिक के थ्रू, और जो फोक डांसेस थे जैसे पलोनेज और मुजुर्का, उसे वो नेशनलिस्ट सिंबल्स बना रहे थे. लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टू डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. यानी जो उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज थी, जो उन्हें एक कॉमन डिसेंट देती थी, एक कॉमन चीज देती थी, जो उन लोगों के बीच में कॉमन थी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी नेशनलिस्ट फीलिंग सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में. रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर. यानी रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज कर दिया गया. मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड began to use language as a weapon of national resistance. तो क्या हुआ, जो क्लर्जी यानी जो चर्च के मेंबर्स थे पोलैंड में, उन्होंने लैंग्वेज को वेपन बनाया, हथियार बनाया नेशनल रेजिस्टेंस, यानी वो प्रिवेंट करे नेशनलिज्म को, इसका हथियार बनाया. एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर पुट इनटू जेल और सेंट इनटू साइबेरिया बाय द Russian authorities as punishment for the refusal of preach in Russia. Preach not, it's not preach, it's peace in Russia. तो एज अ रिजल्ट बहुत सारे प्रीस्ट और बिशॉप्स को जेल में बंद कर दिया गया साइबेरिया में, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो रशियन अथॉरिटीज के द्वारा कर दिया गया पनिशमेंट की, वो जो पीस था रशिया में, उसे वो रिफ्यूज कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि पीस हो. सो नेक्स्ट टॉपिक है हंडर. Okay, so next topic, I think that we should continue this topic in our next video, and I'll link these slides, these lecture slides in the description below. If you like this video, please give this video a big thumbs up and please share my YouTube channel. Bye bye.